वेलकम बैक। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो कल की ही क्लास का कंटिन्यूइंग टॉपिक है और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो टॉपिक आपके पास अवेलेबल है ना, ये टॉपिक बेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट टर्म जो आपका बनेगा, जो इसकॉम PT1 या फिर PT2 आपके स्टार्ट होने वाले होंगे एग्जाम्स में, तो जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा, जो भी पैटर्न आपका एग्जाम का सेट होगा, उसमें इसका क्वेश्चन आना बिल्कुल मैंडेटरी है। मतलब इसके बिना आपका एग्जाम का पेपर सेट नहीं होगा। तो आप इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके चलिएगा। तो कल तो मैंने इस टॉपिक के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, क्या डिफरेंस बिटवीन होता है कैश बेसिस में और क्या डिफरेंस बिटवीन होता है आपका एक्रूअल बेसिस में। और इनिशियली अगर मैं बात करूँ, आपका जो पूरा पैटर्न है 11th क्लास का है ना, 11th क्लास का बेटा जो कोर्स आपके पास नज़र आता है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा आपका। एक तो हाफ ईयरली होंगे, आपके हाफ ईयरली होंगे। जो हाफ ईयरली वाला पार्ट होगा ना बेटा, उसमें आपका मैक्सिमम जो पार्ट आएगा वो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा ना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थ्योरी की क्लासेस हमारी ऑलरेडी चली रही है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपके फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हो गया, सेकंड चैप्टर के ऊपर हो गया, थर्ड चैप्टर हमारा पेंडिंग है, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। फोर्थ चैप्टर के अब बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स आपका पास था अवेलेबल, वो हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपके चैनल पर डाल दिया गया है। बट अगर मैं यहाँ पे आपके फाइनल एग्जाम्स की बात करूँ, तो फाइनल एग्जाम्स में जो आपके पास चैप्टर्स निकल के आते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो होता है बेटा, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है, थ्योरी पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। पॉइंट आता है सर थ्योरी वाला पार्ट हम कैसे कवर अप करें, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा ना बोर करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। तो डोंट वरी, आई एम हेयर। तो प्रॉब्लम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में विद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अच्छे से, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, आराम से आप लिख भी पाओगे इवन, है ना। देखो, आपके हर एक टर्म के पीछे ना एक लॉजिक अवेलेबल होता है। वो लॉजिक अगर आपको समझ में आता है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस टॉपिक को करते टाइम। तो इस क्लास से कनेक्टेड, इस चैप्टर से कनेक्टेड हमारा जो बेसिक थ्योरी वाला पार्ट था वो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। आज उसी के बेसिस पे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, जो कि बनेगा ही बनेगा आपके आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर, तो उसमें हम लोग उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वही हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा आपको बोर्ड पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है जिसका नाम है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था बेटा, कि आपके पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। सबसे पहला जो बेसिस होता है आपके पास, जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या, कैश बेसिस, और एक होता है बेटा आपके पास क्या, दैट इज एक्रूअल बेसिस, है ना। दोनों बेसिस को हम लोगों ने डिटेल्ड में एकदम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं चेक किया है तो लास्ट वीडियो में जाके एक बार कवर कर लेना, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एंड इट इज़ माई पर्सनल गारंटी, बहुत आसानी से क्लियर होगा आपको। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड। ओके, तो अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बेटा कैसे निकल के आता है, क्वेश्चन में आपको कोई डाटा दे रखा होगा किसी भी फर्म का, किसी भी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। उसमें क्या लिखा होगा, उसके अंदर ना आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी किस चीज़ की, पैसा आया और गया। जैसे इसने सामान बेचा, लेट सपोज ये डाटा दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी पर्सन ले लेते हैं, लेट सपोज ये ले लेते हैं हम लोग मिस्टर राम का ये डाटा है। अब मिस्टर राम बिजनेस करते हैं अकेले। अब मिस्टर राम ने क्या किया बेटा, सामान बेचा। तो सामान बेचने के दो तरीके होते हैं आपके पास, कैश और क्रेडिट। तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे, कैश सेल्स। तो सामान कितने बेचा मैंने यहाँ पे, 3,90,000 का सामान बेचा कैश में। उधार में बेचा हमने कितने का बेटा, 1,60,000 रुपए का। खर्चों की अगर बात की जाए तो खर्चा कितना हुआ हमारा, खर्चा हुआ 2,70,000 रुपए का। अब आगे एक टर्म लिखी हुई है आउट ऑफ विच, मतलब इसके अंदर से 80,000 रुपए का जो खर्चा है आपका इज स्टिल टू बी पेड। तो वी कैन से, अब हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में समझा था कि जो खर्चा हमारा ड्यू हो चुका है बट हमने पे नहीं किया, स्टिल टू बी पेड का मतलब अभी पे करना बाकी है। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दैट मीन्स इट्स अ लायबिलिटी। ओके, तो ये हमारे पास लायबिलिटी हो गया। अब सर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई। अब क्वेश्चन ये डिमांड क्या, ये हो गया बेटा इन्फॉर्मेशन पार्ट, ये सारा का सारा। हर क्वेश्चन के दो पार्ट्स बताए थे मैंने आपको, क्या क्या बताया था, एक तो इन्फॉर्मेशन पार्ट बताया था आपको और एक होता है रिक्वायरमेंट पार्ट। तो बेटा ये जो है पार्ट, ये है आपके पास रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। तो आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ही होना चाहिए आपका। तो देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है कि फाइंड आउट इनकम यूजिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब दोनों ही तरीकों से आपको अपनी इनकम बतानी है, या फिर मैं बोलूँ प्रॉफिट बताना है ना। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, ये हमने लास्ट क्लास आपको कवर करवाई दिया था। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो बेटा अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं पहला पार्ट, जहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, इनकम एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाला प्रोसीजर अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे सेल्स इन कैश, या फिर आप क्या लिख सकते हो, कैश सेल्स। तो सेल्स जो आपने किया केवल कैश वाला, हम कैश बेसिस में केवल कैश पे फोकस करते हैं, तो बेटा कैश सेल्स कितना है, केवल ये वाला, दैट इज 3,90,000 रुपीज। परफेक्ट सर। क्रेडिट सेल्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे बिकॉज ये अभी तक पैसा मुझे मिला नहीं है, एंड कैश बेसिस के अंदर हम वही रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में होता है, तो ये कैश में नहीं है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो माइनस कर देंगे इसमें से क्या बच्चों, एक्सपेंस माइनस करेंगे। बट एक्सपेंस में छोटा सा पॉइंट दे रखा है कि आपका टोटल खर्चा तो हुआ है बेटा 2,70,000 रुपए का, बट क्वेश्चन ने क्या बोला कि इस 2,70,000 में से ना 80,000 रुपए का खर्चा आपका अभी भी पेंडिंग है, मतलब स्टिल टू बी पेड है। अब स्टिल टू बी पेड का मतलब देना बाकी है, तो इसका मतलब कितना आपने पे कर दिया होगा बच्चों, 1,90,000 रुपए का अमाउंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया। तो द डिफरेंस ऑफ ₹2,00,000 इज अ नेट इनकम। तो मेरा ये पार्ट क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरा इनकम, किसके बेसिस पे, कैश बेसिस पे। तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना सा आप मेंटेन करके आओगे, दैट्स इट, खत्म काम हमारा, और आपको कुछ करना ही नहीं है ना। बिकॉज कैश बेसिस क्या रिकॉर्ड करता है, कैश बेसिस बड़ा सिंपल सा होता है। एडवांटेजेस में मैंने समझाया था आपको कि एडवांटेजेस में क्या था, कैश बेसिस सिंपल है। क्यों सिंपल है, आपको करना ही क्या, डाटा में उठाओ केवल कैश वाला फैक्टर, प्लस माइनस, खत्म काम, दैट्स इट। तो कैश बेसिस पे सेल्स मेरा कैश में था 3,90,000 रुपीज का। एक्सपेंस की लिस्ट के अगर अंदर देखा जाए तो क्वेश्चन ने बोला था एक्सपेंसेस पूरे साल के हमारे कितने हुए, 2,70,000 रुपए के, बट आउट ऑफ विच 80,000 रुपीज इज स्टिल टू बी पेड, पे करना बाकी है। इसका मतलब आपने पे नहीं किया, दैट मीन्स नॉन कैश हो गया। तो मैंने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। तो आपके पास बैलेंस कौन सा बचेगा, आपके पास बैलेंस बचेगा 1,90,000 रुपीज का, विच इज इन कैश। तो ये खर्चा मेरा कैश वाला हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाला, मेरा हो गया मेरा काम, दैट्स इट। अब बच्चों आ जाओ सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट में हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन ने बोला था एक्रूअल बेसिस पे भी निकालो, तो आप यहाँ क्या निकालोगे, इनकम एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बच्चों क्या होता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आपको सेल्स कंसीडर करनी है। सबसे पहला काम वही, इनकम निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, सेल्स माइनस में एक्सपेंसेस, आपने जो कमाया उसको रिकॉर्ड करो और उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंसेस वगैरह। अब सेल्स के अंदर जब आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको दोनों तरीके की सेल्स रिकॉर्ड करनी है, वेदर इट्स इन कैश वेदर इट्स इन क्रेडिट, आप दोनों ही रिकॉर्ड करोगे। ओके, तो सेल्स के अंदर आ जाओ बच्चों। सेल्स के अंदर क्या है बेटा, कैश की सेल्स कितनी है, सर कैश की सेल्स हमारे पास है 3,90,000 रुपीज की। परफेक्ट। देन क्रेडिट वाली भी हम रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज दैट क्रेडिट सेल्स इज रिलेटेड टू अ करंट ईयर, तो हम इसे भी मेंटेन करेंगे। तो बच्चों पूरे साल की सेल मेरी कितनी हो जाती है यहाँ पे, 4,50,000 रुपीज का हो गया मेरा टोटल सेल्स। अब इसी टोटल सेल्स में से आपको माइनस करने हैं बच्चों क्या, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो एक्सपेंसेस तो टोटल ऑलरेडी गिवन है मुझे डायरेक्टली, एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंस मुझे ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज 2,80,000 रुपीज, 2,70,000 रुपीज। तो जैसे आप 2,70,000 रुपीज माइनस करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1,80,000 आई गेस। तो बच्चों ये मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ से, 1,80,000 रुपीज का, दैट्स अ नेट इनकम। अब एक्रूअल बेसिस में मैंने क्या यूज किया बच्चों, यहाँ पे एक्रूअल बेसिस में मैंने सब कुछ यूज किया है, चाहे पे हुआ हो चाहे ना पे हुआ हो, आई रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग वेदर इट इज कैश वेदर इट इज ऑन क्रेडिट। एक्सपेंसेस में देखो मैंने टोटल रिकॉर्ड किया है 2,70,000 रुपए, भले ही इसके अंदर 80,000 रुपीज जो है वो अभी भी पे करना बाकी है, और रिकॉर्ड मैंने क्यों किया। एक चीज और होती है एक्रूअल बेसिस के अंदर कि जब आप एक्रूअल फॉर्मेट यूज करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आप खर्चों और इनकम को सबको रिकॉर्ड करते हो, बट it is necessary that particular expense or a income is to be related to a current year। आपका जो भी खर्चा वगैरह हो रहा है या जो भी कमाई वगैरह आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो करंट ईयर से रिलेट करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको लिखवाया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, विच आर रिलेटेड टू अ करंट ईयर बट नॉट पेड। तो इट इज अ रिलेटेड टू अ करंट ईयर, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, मतलब माइनस नहीं करवाया। तो मैं सब कुछ करने के बाद आपकी जो नेट इनकम आती है बच्चों कितने निकल के आती है, ये आ गई मेरे पास 1,80,000 रुपए। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे प्रेजेंट करके अपना सॉल्यूशन इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन अगर आपका हो गया हो तो आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ना लेवल बढ़ाने वाले हैं, 2-3 चीजें मैं एक्स्ट्रा एड ऑन कर दूंगा जो मैंने अभी आपको समझाया रिलेटेड टू अ करंट ईयर नॉट रिलेटेड, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सो कम बैक टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो बच्चों गिवन क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है कि विजय
और एक कंसल्टेंट है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, कोई भी चीज़ कंसल्टेंट हो सकता है ये। अब क्या लिखा हुआ है, ही अर्नड का मतलब इसने कमाया, कितना कमाया बच्चों, 4 लाख रुपए कमाए ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3.5 लाख रुपए। तो उसको पैसा मिला कितना, 4 लाख कमाए जरूर है बट मिला कितना है, केवल 3,500 रुपये, 3.5 लाख रुपए कैश में रिसीव हुआ होगा इसे। उसके बाद ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1,70,000, मतलब पूरे साल में से खर्चा कितना किया बच्चों, खर्चा किया बेटा इसने 1,70,000 रुपए का, उसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 40,000 रुपए का जो अमाउंट है आर आउटस्टैंडिंग, मतलब 40,000 रुपीज का अमाउंट क्या हो गया बच्चा, बेटा वो हो गया आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी तक पे नहीं किया गया है। तो अगर मैं पेड अमाउंट निकालूं तो कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है ये तो, 1,70,000 में से अगर आप 40,000 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1,30,000 रुपए, दैट इज अमाउंट पेड, मतलब एक्सपेंसेस जो आपने पे कर दिए, सिंपल। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फीस रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, मतलब इसने कुछ पैसा और रिसीव किया है करंट ईयर में, जो कितने रुपए का है, 45,000 रुपए का। बट ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि ये जो अमाउंट है ना, ये वाला, ये अमाउंट किस साल का है, ये अमाउंट बच्चों प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का है तो हमें कहां रिकॉर्ड करना है, कहां रिकॉर्ड नहीं करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद एंड ऑल्सो पेड 20,000 रुपीज, इसने 20,000 रुपए की पेमेंट भी करी है, किस साल के लिए, फॉर लास्ट ईयर। बच्चों लास्ट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। तो क्लियर हुआ, इंफॉर्मेशन को जितना अच्छे से आप पढ़ोगे, वर्ड टू वर्ड कनेक्ट अगर आप कर पाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं अगले पार्ट पे, ये हो गया इन्फॉर्मेशन पार्ट सारा का सारा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है बच्चों, डिमांड है क्वेश्चन की क्या, अगेन सेम वही, इनकम निकालना है आपको। पहला, इफ ही फॉलोज अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो मुझे इनकम निकालनी है, तो चलो निकालते हैं इनकम। और एक्रूअल बेसिस करता है तब आप इनकम कैसे निकालोगे, तो पहले पार्ट में आप क्या निकालोगे, इनकम किस बेसिस पे, एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां लिखोगे आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इनकम कितनी रिकॉर्ड होने वाली है। तो यहां पे बहुत सिंपल सा पार्ट होता है बच्चों, यहां पे क्या, कि कैश रिसीव्ड, पूरे साल में कितना कैश रिसीव किया गया। तो देखो सबसे करंट ईयर में फीस फॉर करंट ईयर, इसने करंट ईयर की फीस कितनी रिसीव किया बच्चों, तो ये हमें ऊपर लिखा के दिया हुआ था, दैट इज 3,50,000 रुपए का अमाउंट इसने रिसीव किया है, जो कि करंट ईयर का है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा और कहां पैसा रिसीव हुआ, तो देखो बच्चों एक ये फीस रिसीव हुई है, लिखा था ना, ही ऑल्सो रिसीव्ड अ कंसल्टेंसी फीस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 45,000। तो ये क्या है बच्चों, फीस रिलेटेड फॉर अ प्रीवियस ईयर। तो सर प्रीवियस ईयर हम यहां क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बच्चों प्रीवियस ईयर हम यहां इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज आपका जो डाटा है, जब आप कैश बेसिस को फॉलो करते हो तो आप दोनों रिकॉर्ड करते हो, चाहे आप क्या रिकॉर्ड करते हो, बिकॉज केवल पैसा जो आया बस वो रिकॉर्ड करो, जो गया वो भी रिकॉर्ड करो, है ना, यही तो करते हैं हम लोग। तो पैसा जो आया है वो कौन सा पैसा आया है, पैसा दो जगह से आया है, एक तो करंट ईयर का पैसा मिला वो भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रीवियस ईयर कुछ पेमेंट मिली है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश रिसीव इन करंट ईयर कितना हो गया बच्चों, 3,95,000 रुपीज, ये मेरा हो गया टोटल कैश रिसीव्ड। ओके, तो ये हो गया टोटल कैश रिसीव्ड। अब इसमें से आपको करना क्या, अगले पार्ट में माइनस करो, इसके अंदर से माइनस क्या करोगे आप, कैश पेड, कितना पूरे साल में खर्चा किया गया है। तो बच्चों एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर के नाम पर इसने कितना खर्चा किया बच्चों, देखो बच्चों करंट ईयर के नाम पर इसने खर्चा कितना किया है, पूरे साल का खर्चा कितना है मेरा 1,70,000 रुपए का, जिसमें से 40,000 पे करना बाकी है। तो अगर मैं बोलूं करंट ईयर में खर्चा कितना किया गया होगा, तो बच्चों ये किया गया है 1,70,000 में से 40,000 अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है मेरा करंट ईयर का खर्चा, विच इज 1,30,000 रुपीज, ये उसने पे कर दिया। तो मैंने पहले भी समझाया था आपको, अकाउंट्स में आप जो भी नेगेटिव वैल्यूज है उनको आप ब्रैकेट्स में प्लेस करोगे। ये तो हो गया करंट ईयर के लिए। अब कुछ खर्चा इसने क्या किया है, लास्ट ईयर के लिए पे किया है, तो एक्सपेंसेस फॉर लास्ट ईयर, बिकॉज पेमेंट में तो ये भी इंक्लूड है ना, पैसा आपका जा रहा है। और कैश बेसिस क्या फॉलो करता है, जो भी पैसा आया वो रिकॉर्ड करो, जो गया वो भी रिकॉर्ड करो। तो ये दो खर्चे हो गए मेरे पास, पैसा इतना आया और इतना गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खर्चा किस साल का, इस साल का है या अगले साल का है, पैसा आया तो रिकॉर्ड, गया तो भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, दैट्स इट। तो बस करना क्या है, अब इतनी इनकम हो गई, ये खर्चे हो गए मेरे 1.5 लाख रुपए के। तो जैसे आप इसे माइनस करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2,45,000 रुपीज एज अ इनकम। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिकॉज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पैसा आया कितना और गया कितना, द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज, मतलब इसका
और इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा आपका, सिंपल सा इनकम वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। हो गया हमारा सॉल्यूशन कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर हुआ? चलिए सर ये तो क्लियर हो गया। अब अक्रूवल पे चलते हैं। अक्रूवल वाला थोड़ा सा ना जैसे बताया भी था, एडवांटेजेस में डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रूवल बेसिस कि सिंपल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज यहाँ पे कुछ एजम्पशंस वगैरह, कुछ जजमेंट्स वगैरह मुझे लेने पड़ते हैं। अब यहाँ हम जजमेंट की बात करने वाले हैं, तो जजमेंट की बात करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपका हो गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद हम चलेंगे सीधा एक्रूवल बेसिस के लिए। ओके, तो ये आपने समझ लिया, इसको नोट कर लेना। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, हम करेंगे अब सीधा एक्रूवल बेसिस के लिए। ओके, तो चलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जब हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है केवल और केवल वही खर्चे और वही इनकम, वही सेल्स, वही डाटा बोलूं जो करंट ईयर से रिलेट करता है ना। तो ये हो गया एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के फॉलो करेंगे तो हमारा इनकम कितना निकल के आने वाला है। तो देखो यहां लिखोगे आप क्या कि पूरे साल में कितना सामान बेचा, या फिर आप सेल्स तो नहीं हो रही, इसमें ग्रॉस फीस रिसीव्ड है, तो यहां लिखोगे टोटल फीस फॉर करंट ईयर। आपको बस करंट ईयर से फोकस होना है, बस दैट्स इट। तो करंट ईयर के बच्चों फीस मेरी निकल के आती है बेचा 4 लाख रुपए की। भले ही मुझे कितना भी मिला हो या कितना भी ना मिला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये फोकस करना है कि करंट ईयर का कितना है। तो क्वेश्चन ने क्या लिखा था, 4 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में जो इसने कमाया है, कमाया मतलब करंट ईयर की इनकम कितनी हुई मेरी, 4 लाख रुपए की। ये हो गई मेरी टोटल फीस फॉर द करंट ईयर, 4 लाख रुपीज। ये इररिलेवेंट हो जाता है कि कितना पैसा आया कितना पैसा नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा मुझे मिला है बाकी नहीं मिला, तो वो इररिलेवेंट पार्ट है मेरा जो नहीं मिला। क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाओ खर्चे पे, तो कहता है ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1,70,000 रुपीज। उसने क्या बोला कि 1,70,000 रुपए खर्च कर दिए। अब खर्च किए तो माइनस करेंगे इसमें से एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर। केवल अब यहां पर भी पॉइंट आता है कि खर्चे केवल वही रिकॉर्ड करने हैं जो करंट ईयर के हैं। तो बच्चों करंट ईयर के नाम पे खर्चा मेरा कितना है, केवल और केवल ये खर्चा है मेरा 1,70,000 रुपए का। तो जैसे आप 1,70,000 रुपए यहां से माइनस करोगे, अब खर्चे में ये इररिलेवेंट है मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज ये जो 40,000 रुपए है ये भी इसी साल का खर्चा है, बट वो पेड नहीं है, विच इज इररिलेवेंट पार्ट। पेड हो चाहे ना हो, इफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम इज रिलेटेड टू अ करंट ईयर, रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूअल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे फुल अमाउंट विच इज 1,70,000 रुपीज। तो डिफरेंस मेरा कितना निकल के आता है बच्चों यहां से, दैट इज 2,30,000 रुपए का मेरा निकल के आ जाता है, बस ये इनकम वाला पार्ट। अब सर एक पॉइंट आता है, सर एक ये तो बता दो कि इन दोनों का क्यों नहीं किया मैंने, 40,000 रुपीज और 20,000 रुपीज का डाटा हमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उसका रीजन क्वेश्चन में गिवन है, क्या लिखा हुआ है, ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फीस रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। क्या लिखा है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर जो ये इनकम रिसीव हुई है ना, ये फीस रिसीव हुई है, ये किस साल की है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर की है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल से केवल करंट ईयर का डाटा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर प्रॉफिट निकालना है तो करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंसेस एंड द डिफरेंस बिटवीन दोज टू थिंग्स आर अ प्रॉफिट विच इज करेक्ट प्रॉफिट एंड ए ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ओके, एंड ये खर्चा क्यों नहीं रिकॉर्ड किया सर, इसने क्या लिखा, एंड ही ऑल्सो पेड 20,000 रुपीज। अबे 20,000 रुपए इसने और पे किए हैं, बट वो भी क्या है बेटा, वो भी लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, अगेन प्रीवियस ईयर, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। हेंस दिस इज योर मेन आंसर, आपका सॉल्यूशन खत्म, दैट्स इट। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर भी, आपको बस यही सोचना है कि करंट ईयर का है तो रिकॉर्ड, नहीं है तो इग्नोर, दैट्स इट। क्लियर हुआ? परफेक्ट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इसके टॉपिक्स में कवर किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने पास चलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ, या फिर एक काम करते हैं, अभी हमारी थ्योरी वाली सीरीज चल रही है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थ्योरी वाला पार्ट, जो इसका लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स, जहाँ पे 11 प्रिंसिपल्स और 3 आपके एजम्पशंस वगैरह हैं, वो हम कवर करेंगे। अब देखते हैं कितनी कवर हो जाती हैं, जितना मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कवर हो पाएगा उतना हम कवर करेंगे। तो सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज की वीडियो में अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास।